नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग हेल्थ केयर में बात करेंगे न्यूरो सर्जरी के बारे में। न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए बीमारियों, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या निदान हैं, और एक तरह से मिथ है कि न्यूरॉन से जुड़े यानी ब्रेन से या स्पाइन से अगर जुड़ी हुई कोई बीमारी हो तो सर्जरी नहीं कराएं। तो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्थिति में न्यूरो सर्जन के पास जाया जाए और अगर अर्ली जाएंगे तो उसका निदान अच्छा होगा। तो न्यूरो सर्जरी क्या है, कौन कौन सी बीमारियों को उसमें ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है, तो इन विषयों पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हैं जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर सोनल गुप्ता। आप पिछले कई वर्षों से न्यूरो सर्जरी से जुड़े हुए हैं और नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स में काम कर चुके हैं, लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यूनाइटेड किंगडम यूके में, और प्रेजेंटली दिल्ली के लीडिंग हॉस्पिटल्स में अभी भी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को यह समझने में लाभदायक साबित होगा कि न्यूरो सर्जरी से जुड़ी कौन कौन सी बीमारी है और कैसे उसका निदान किया जाए। इस उम्मीद से आगाह करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार भारत के देशवासियों। मैं एज ए न्यूरो सर्जन एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ आप लोगों को कि न्यूरो सर्जन से अवश्य नहीं है कि हम डरें और हम ये सोचते हैं हाँ दिमाग और रीढ़ की हड्डी से ये रिलेटेड है, तो हमें चिंता होती है कि नहीं हम कुछ करवाएंगे तो हम अपंग रह जाएंगे। तो मैं आज अपने टॉक के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यूरो सर्जरी या न्यूरो सर्जन के पास अगर हमें बीमारी भगवान ने दे ही दी है तो बेहतर है कि हम जल्द से जल्द उसका इलाज कराएं ताकि हमारे में कम से कम खोड़ रह जाए। मैं आपको इस स्लाइड के द्वारा एक बात ये बताना चाहती हूँ कि न्यूरो सर्जन के पास कौन आता है, क्या बीमारियाँ होती हैं जब आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इन बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए जाने कि हमें पता चले कि हम सही डॉक्टर के हाथ पहुँचे हैं। जहाँ तक ब्रेन और नर्व्स का सवाल है, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है या ब्रेन हेमरेज है या सिर में चोट लग जाती है किसी भी तरीके की कि बच्चा पलंग पे से गिर गया, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पैदाइशी दिक्कत होती हैं जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, उसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं, नर्व में चोट लग जाती है, किसी भी हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो उसके साथ नस में चोट लग गई, डायबिटीज़ के साथ नस में इंजरी आ गई, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन हो गया या दिमाग में किसी प्रकार का कीड़ा घुस गया जिसे न्यूरोसिस्टी सरकाई कहते हैं। इन सब दिक्कतों में आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। अगर हम रीढ़ की हड्डी के बारे में सोचें तो हड्डी है इसलिए लोग सोचते हैं कि हाँ हमें ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए। कोई सोचते हैं कि नहीं इसमें नसें भी होती हैं इसलिए न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हमारे अस्पताल में हम एज अ टीम वर्क करते हैं कि ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोसर्जन हर रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन को कोशिश करते हैं कि हम साथ में मिलके करें ताकि जो हमारे समाज में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कि हम जाएं किसके पास और कौन सही डॉक्टर है। तो डिस्क की बीमारी है, आपने सुना होगा कि स्लिप डिस्क हो गई, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है। स्पाइन में हमें रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में गिरने की वजह से चोट लग सकती है, स्पाइन में टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, स्पॉन्डाइलोसिस आपने कई बार सुना होगा जिसमें उम्र बढ़ते धीरे धीरे डिस्क बाहर निकल आए या हड्डी बढ़ जाए, मांसपेशी बढ़ जाए, हड्डी आपस में खिसक जाए, इसको स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। तो ये सब बीमारियां हैं जिसमें आपको न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करते ही सही एडवाइस मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी में सर्जरी करानी पड़े। हम एक एक करके शॉर्ट में इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ब्रेन ट्यूमर, दो प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। गांठ सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। ब्रेन ट्यूमर में दो प्रकार के ट्यूमर्स हैं, एक है नॉन कैंसर वाले ट्यूमर जिसे बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो कैंसर वाले ट्यूमर हैं। कैंसर वाले ट्यूमर में भी कुछ ट्यूमर्स हैं जो ब्रेन के टिश्यू में से अराइज होते हैं, पैदा होते हैं, और कुछ हैं जो शरीर में कहीं पे भी कैंसर हो, लंग में हो, ब्रेस्ट में हो, वहाँ से स्प्रेड हो के ब्रेन तक पहुँच सकता है। आम तौर पे कंप्लेंट्स क्या होती हैं, परसिस्टेंट सिर दर्द हो रहा है, उसके साथ रिकरेंस वॉमिटिंग होने लगी है, बार बार उल्टी आती है, सुबह के समय सिर दर्द ज़्यादा होता है, उसके साथ उल्टी होती है, मूड चेंजेस हैं, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हैं, याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है,
हाथ या पैर में लकवे की असर है, किसी को दौरे की बीमारी होती है, तो अगर आप न्यूरोसर्जन के पास आएंगे तो हम इसका डायग्नोसिस करके आपको आगे एडवाइस दे पाएंगे। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि हमारे देश में अगर कोई ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट आता है तो वो किस लेवल पे आता है जब गांठ इतनी बड़ी हो गई है। ये हमारे एक इंडियन पेशेंट का सपोज एमआरआई है और ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमने मिस्टर अमरिंदर जी ने आपको बताया कि मैं यूके में काम कर चुकी हूँ, वहाँ पे हम देखते थे इस साइज़ का ट्यूमर हमारे पास आता था। अगर हम इस ट्यूमर को हमने निकालना है तो आसपास के ब्रेन को डैमेज हुआ ही नहीं है अभी, और डैमेज होने के चांसेस ड्यूरिंग दी सर्जरी भी बहुत कम है। तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है, हमारा आउटकम है, वो गांठ की साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी गांठ है, आसपास के ब्रेन को कितना बुरी तरह से दबा रही है, तो उसने आसपास के ब्रेन को ऑलरेडी डैमेज कर दिया है। इसलिए जल्दी डायग्नोसिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम बेहतर आउटकम दे सकते हैं पेशेंट को। अब हम थोड़ा सा बताएंगे आपको ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? आमतौर पे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। इन दो के बारे में मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूँगी कि एक इंसान है जो सोचता है कि मैंने ब्लड प्रेशर की बीमारी मुझे हुई, मैंने दवाई लेना शुरू किया, डॉक्टर साहब 15 दिन के बाद मैंने चेक करवाया, नॉर्मल हो गया था तो मैंने बंद कर दी दवाई। सबसे बड़ी गलती। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी नसों को ख़राब करेंगे। ख़राब करेंगे का मतलब है कि जितनी नसें पतली हो जाएंगी उतना ही जल्दी वो नस फट सकती है और वो ब्रेन हेमरेज कर सकती है। तो एक बार जिसको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज़ डायग्नोज हो गए हैं, उन्हें लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। ये बात तय है, बंद नहीं करनी है वो दवाई डॉक्टर से पूछे बिना। दूसरी एक मेन वजह है ब्रेन हेमरेज की, वो है एन्यूरिज्म। ये है कि दिमाग की नस में अपने आप से एक गुब्बारा बन जाता है और वो गुब्बारा फट जाता है। ये एक दिमाग में बॉम्ब की तरह है, जब फर्स्ट टाइम फटेगा तो तकरीबन 50% पेशेंट की मौत वहीं पे हो जाती है, लेकिन जो 50% हैं वो पेशेंट डॉक्टर तक पहुंचते हैं। उन पेशेंट्स को इलाज कराना मस्ट है, क्योंकि ये बॉम्ब फटने के बाद ख़त्म नहीं हो गया है, वो दोबारा कभी भी फट सकता है, तो इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और कुछ बीमारियां हैं, लंबा लिस्ट है ब्रेन हेमरेज क्यों होता है उसका, लेकिन आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है कि अगर ब्रेन हेमरेज होगा तो आपको दिक्कत क्या होगी। आपको मेन दिक्कत होगी है सिर दर्द, और क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है कि डॉक्टर साहब ऐसा सिर दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ है। विथ और विदाउट रिकरेंट वॉमिटिंग दौरा पड़ सकता है, पेशेंट एकदम से बेहोश हो सकता है या सेमी अनकॉन्शियस हो सकता है, हाथ पैर में कोई लकवे की असर आ सकती है, बोलते बोलते तुतला सकता है। इन सब दिक्कत के साथ आपको इमीडिएटली आसपास के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और छोटी मोटी जगह पे ना जाके बड़े हॉस्पिटल में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ब्रेन हेमरेज सीटी स्कैन या एमआरआई के बिना डायग्नोज करना मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ आपको। एक 9 साल का बच्चा सिर दर्द और उल्टी के साथ 36 घंटे के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, तब पेशेंट को दिल्ली रश करते हैं। आप देख रहे हैं ये दिमाग में बहुत बड़ा खून का गड्ढा, ये है ब्रेन हेमरेज। आप ये देख रहे हैं ऑपरेशन के समय हमने ये तस्वीर खींची है। रात को 2 बजे हमें ये ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि पेशेंट बिल्कुल बेहोशी की हालत में आया था। ये ऑपरेशन के समय आप देख रहे हैं काला काला जो है दिमाग के अंदर गड्ढा है, लेकिन उसके साथ ये जो है ये पैदाइशी एक नसों का गुच्छा है, जिसकी नसें एबनॉर्मल होती हैं, काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो उसकी वजह से दिमाग को में ब्रेन हेमरेज पेशेंट को किसी भी समय हो सकता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो इस तरह से यंग एज में प्रेजेंट करते हैं, जैसे 9 साल का ये बच्चा है, लेकिन कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो 40-50 इयर्स की एज में प्रेजेंट करते हैं जब उन्हें ये हेमरेज होता है। आपको ये एग्जाम्पल्स दिखाने का ये मतलब है कि आपके
दिमाग में एक तस्वीर छपेगी कि हाँ इस तरह की दिक्कत आ सकती है, और आप इन तस्वीरों से ये मैसेज मेरा नहीं भूलेंगे कि अगर आपको ये दिक्कत आती है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। ये नहीं है कि कोई घर के इलाज ट्राई करके दिक्कत बढ़ा के फिर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये देखिए 19 ईयर ओल्ड बॉय, छोटा सा बच्चा है, जिम गया था, विग्रस एक्सरसाइजेस की एंड विद इन 24 आवर्स उसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया। और वेरी सरप्राइजिंगली हमने ये सीटी स्कैन देखा तो उसमें इतना बड़ा खून का गड्ढा है कि पूरे दिमाग को ऑपोजिट साइड पुश कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। हमने तुरंत ही इस पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया और वो पेशेंट तकरीबन 10 दिन में हमारे पास से डिस्चार्ज होके बिल्कुल ठीक होके घर वापस गया है। यहाँ पे अगेन इम्पॉर्टेंस है कि राइट टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाना। ये जो मैं आपको गुब्बारे के बारे में बता रही थी, 59 ईयर ओल्ड लेडी मेरे पास आई थी ब्रेन हेमरेज के साथ, इतना बड़ा खून का गड्ढा लेके। आप ये एंजियोग्राम की पिक्चर देख रहे हैं, इसमें अगर आप ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये नसें हैं जो एकदम ट्यूब की तरह जा रही हैं, उसमें आपको ये एक गुब्बारे जैसा फूला हुआ ये चीज़ दिख रही है। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे पास एक ही तरह का इलाज अवेलेबल था कि हमें ऑपरेशन करके इस पे चिमटी लगानी होती थी। आप देख रहे हैं ये गुब्बारे पे दिमाग, इधर से हड्डी हटा के दिमाग की, और हमने ये चिमटी लगा के हम हड्डी वापस रख देते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और इलाज अवेलेबल है जिसमें जैसे हार्ट का एंजियोग्राम होता है, पैर की नस में से तार डाल के ये तार जा रही है हार्ट में से ऊपर दिमाग के गुब्बारे तक जाती है और उसमें वो कॉइल्स भर देती है। तो इसमें हमें सिर खोल के ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इलाज है एन्यूरिज्म का और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल कंडीशन है अगर आप सही टाइम पे हमारे पास आ जाएं। अब आप देखिए ये सबसे खतरनाक ब्रेन हेमरेज, जो मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अगर एक बार हो जाए तो बेटर है कि उसका हम रेगुलर ट्रीटमेंट लें। ऐसा नहीं है कि रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से कभी हमें ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर वाले जो गड्ढे हैं ये दिमाग के सेंटर में बीचों बीच बैठे होते हैं और इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है कि जब तक पेशेंट हमारे पास आता है तब तक ऑलरेडी उसकी अनकॉन्शियसनेस इतनी गहरी हो चुकी होती है कि हम बहुत ज़्यादा सर्जरी करके भी बहुत ज़्यादा इन पेशेंट्स को हेल्प नहीं कर सकते। ये तो है ब्लड प्रेशर से कॉमनेस्ट साइट गड्ढा बनने की। एक और है छोटे दिमाग में गड्ढा बन जाता है ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से, और छोटे ब्रेन में गड्ढा बनने से आम तौर पे पेशेंट हमें डीपली अनकॉन्शियस स्टेट में मिलता है और पेशेंट को बचाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं ब्रेन हेमरेज से हटके हाइड्रोकेफेलस जो मैंने आपको मेंशन किया, यहाँ पे मैं आपको एक इंडियन सिनेरियो दिखाना चाहती हूँ। ये है दिमाग में पानी भर जाता है, ये है कंजेनिटल जो है पैदाइशी पानी बनता तो है लेकिन सूखता नहीं है वाली दिक्कत, और दूसरा होता है कई बार गांठ की वजह से पानी बहने में रास्ते में रुकावट आ जाती है, कई बार टीबी की दिमाग में बीमारी होने की वजह से पानी सूख नहीं पाता है। आप देखिए ये इंडियन सिनेरियो में बच्चा हमारे पास तब आया है जब इसका सिर है जो बास्केटबॉल या नारियल की साइज का हो गया है, आंखें पूरी तरह से नीचे पुश हो रही हैं। जब हमने सीटी स्कैन कराया है तो इसमें 90% दिमाग का हिस्सा सिर्फ पानी से भरा हुआ है। हाँ, ये बातें सब फैमिली को समझाने के बाद कि हम अगर इसके लिए सर्जरी कर भी देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दिमाग का टिश्यू दोबारा बन जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें सर्जरी करने के लिए हाँ कहा, हमने सर्जरी करी भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेशेंट बच्चा बहुत अच्छी फंक्शनल हालत में बच पाए। इसलिए यहाँ पर भी ज़रूरी है कि जैसे ही लगे कि आपको बच्चों के डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका सिर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप सीटी स्कैन करा लीजिए, तो प्लीज़ वो एडवाइस मान लीजिए, क्योंकि एक बार ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाएगा ये एक्स्ट्रा पानी से तो हम सर्जरी करके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। अब हम आ रहे हैं, जो मैं इन्फेक्शन की बात कर रही थी, कई बार लोगों ने सुना होगा कि दिमाग में कीड़ा घुस गया है, दौरे पड़ रहे हैं, दिमाग सिर दर्द हो रहा है। ये देखिए मेरे पास एक 21 साल का यंग लड़का आया था, 2 महीने से हेडेक हो रहा था, कभी क्रोसिन ले ली, कभी किसी डॉक्टर को दिखा लिया,
2 महीने से सिर दर्द के बाद ऑल ऑफ अ सडन इसके कॉन्शियसनेस लेवल में दिक्कत आने लगी। जब वो डीपली अनकॉन्शियस हो गया तो पेशेंट हमारे पास आया और हमने इस पेशेंट का एमआरआई कराया। एमआरआई में आप देख रहे हैं दिमाग के बीचों बीच ये कीड़ा बैठा हुआ है इधर। अब हमने ऑपरेशन करके निकाला है, कीड़े की वजह से उसके आसपास पानी का गुब्बारा सा बन जाता है। यू कैन सी दिस, इट इज लाइक अ सिस्ट, पानी के बीचों बीच बैठा है, जिसकी वजह से इसने पानी जो बह नहीं रहा, यहाँ से दिमाग में पानी एक्स्ट्रा भरने लगा है, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस में आप हमारे पास अनकॉन्शियस होने से पहले अगर आएंगे तो द रिजल्ट्स आर मच मच बेटर। एनीवे, हमने ऐसे स्टेट में ऑपरेट किया था, बट भगवान की मेहरबानी से 1 मंथ आफ्टर द सर्जरी पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस इंडिपेंडेंट ओपीडी में हमारे पास चलता हुआ आया है। तो इसलिए न्यूरो सर्जरी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है हेड इंजरी, क्योंकि मैं इसको वाकई में अपनी कंट्री से कम करना चाहती हूँ। हमारी कंट्री में हेड इंजरी इज़ एन एपिडेमिक। लाइक हमने सुना डेंगू का एपिडेमिक आया, मलेरिया का एपिडेमिक आया, ये तो सीजनल है। हेड इंजरी तो 12 ही महीने चलता है, 365 डेज चलता है, एंड प्रिवेंशन इज़ दी बेस्ट। एक बार न्यूरोसर्जन के पास आप हेड इंजरी लेके आ जाओगे, सीवियर हेड इंजरी होगी, मैं बचाना भी चाहूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बचा पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी भारी चोट लग चुकी है। देखिए, ये है हमारा इंडिया का सिनेरियो। अगर हम ये स्लाइड दिखाएं, 5 लाइफ रिस्क पे हैं एक साथ। एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए हेड इंजरी के अगेंस्ट, वो है हेलमेट। वो वेपन यहाँ लटक रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। रेयर मिरर है, वो बच्चा उससे खेल रहा है। अब ये 5 में से किसी को भी हेड इंजरी हो जाएगी तो मैं एज ए न्यूरोसर्जन कितना मदद कर पाऊंगी? बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। सो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। मैं क्यों बात करना चाहती हूँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में? क्योंकि हमारी कंट्री में व्हीकल ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सीडेंट्स ऑन दी रोड तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये हमारे देश पे एक हेल्थ बर्डन डाल रहा है। हेल्दी लाइव्स ऑन दी रोड आर लॉस्ट। आम तौर पे हेड इंजरी होती है 20 और 40 साल के बीच वाले एक्टिव एज ग्रुप में। दे आर ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। एक उस इंसान को सिवियर हेड इंजरी हो जाने से, चाहे वो पेशेंट बच भी जाए, लेकिन वो अपनी ज़्यादातर फैमिली के लिए किसी डिसेबिलिटी में बच जाता है तो फैमिली के लिए अर्न नहीं कर पाता है, तो वो एकदम से बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कैटेगरी में वो फैमिली आ जाती है। आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए इस हेड इंजरी का, तो आपको नहीं लगता कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हियर? क्योंकि किसी भी न्यूरोसर्जन के पास सभी हेड इंजरी का क्योर नहीं है, नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। ये देखिए, ये डराने वाले फिगर्स हैं। इन इंडिया वी हैव हाईएस्ट रेट ऑफ हेड इंजरी इन द वर्ल्ड। मैंने इसलिए इसको रेड उसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये वाकई में डरावना है। इन इंडिया मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर। 1 मिलियन आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेड इंजरी के आफ्टर इफेक्ट्स। इन इंडिया 1 में से 6 ट्रॉमा विक्टिम्स दे डाई, whereas in United States 1 out of 200 will die। क्यों? क्योंकि जो पहले 1 या 2 घंटे हैं उसमें वो गोल्डन पीरियड कहते हैं, उसमें तो पेशेंट न्यूरोसर्जन तक पहुंचता ही नहीं है। 60% of all head injuries are caused by road traffic accidents in our country, and unfortunately 20% of these head injury patients have consumed alcohol। You tell me one thing कि अगर दारू पी के कोई चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी पेडेस्ट्रियन के साथ, उस पेडेस्ट्रियन ने क्या गुनाह किया? इसने तो गलती की कि वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था या 2 व्हीलर चला रहा था और उसको चोट लगी, तो वो तो अपने किए की सजा भुगत रहा है। लेकिन जो पेडेस्ट्रियन जिसको उसने ठोकी है, व्हाई इज ही सफरिंग? So actually we have to be very strict on this also। 40% of the mortality in severe head injury is a shocking figure कि अगर severe head injury होगी तो 100 में से 40 मरीज नहीं बचेंगे in spite of all the efforts। And Asia is the location of the highest rate of injury for pedestrians and 2-wheelers।
Look at this. What is golden hour? Which is first hour after the injury. 95% of trauma patients in India do not receive optimal care during the golden hour period after an injury is sustained, which is not there in Western world. हमारे देश में ही हम केयर नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो हमारे एम्बुलेंसेस और जो ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पहुँच पाते हैं तो वो फुल्ली ट्रेन्ड या फुल्ली इक्विप्ड नहीं है. So we really need to look into it. 30% of those who currently die from head injuries could be saved if quality care were available to them sooner. मेरे पास जब तक पहुंचेंगे तब तक तो मैं मानती हूँ कि हेड इंजरी पेशेंट्स के लिए लेट ही हो गया होता है. एक तरह का डैमेज तो शुरू हो ही गया है. Who are the common victims? 20 to 40 years of age group, the main bread earners of the family, putting the whole family below the poverty line in many cases, depriving the society of vital drivers of economy. इकोनॉमी हमारी रुक जाती है अगर जितने ज़्यादा हेड इंजरीज होते हैं. What is the present scenario in India? 1 accident every minute, 1 death every 5 minutes. डरा रही हैं ना ये फिगर्स, लेकिन हैं ये सही फिगर्स. 1,20,000 die on road every year. Pedestrians are most affected by head injury due to road traffic accident. हम क्यों नहीं मानते कि हेलमेट, सीट बेल्ट, केयरफुल पेडेस्ट्रियंस, मोबाइल ना चलाना, ये ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये हमारे लिए बनाए गए हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं. व्हाई डोंट वी फॉलो देम? ट्रैफिक पुलिस को हमारे पे नज़र रखने की ज़रूरत क्यों है? ये तो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं. What is future of India? Most of those who are injured in road traffic accident are considered vulnerable road users. 17% are motorcyclists, 15% are four-wheel vehicle operators, 10% are pedal cyclists, and 25% are pedestrians. What is future of head injury? WHO research predicts that by 2020, which is 6 years from now, 80% increase of road traffic accidents in developing countries, 147% increase in road traffic accident in India. Are we not scared? हमें डरा नहीं रहे ये figures? हाँ डरा रहे हैं. So why not follow the traffic rules and be careful? Road traffic injuries are becoming the second largest contributor to the global burden of diseases by 2020 after the heart attack. Heart attack है जो एक global burden है और दूसरा है road traffic accident causing head injury. So please follow safe driving. Most important, very very important. अब हम स्पाइन की कुछ डिजीजेस के बारे में बात करें. स्लिप डिस्क, मेरे को लगता है बहुत लोगों ने ये बीमारी अभी तक सुनी होगी. What are the common symptoms? गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, हाथ या पैर में स्प्रेड हो रहा है, हाथ या पैर में झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, कमज़ोरी लग रही है किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में, तो प्लीज़ न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाइए. डायग्नोसिस करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट को लगेगा कि हाँ सर्जरी वाला ओपिनियन लेना चाहिए तो न्यूरोसर्जन के पास भेज देंगे. So at least a person who knows about the nerves and spine should be seeing the patient of a slip disc. कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी मैं आपको. ये है रीढ़ की हड्डी का MRI जिसमें आप देखें तो ये डिस्क निकली हुई है यहाँ, ये डिस्क निकली हुई है यहाँ, ये बढ़िया से अंदर बैठी हुई है डिस्क, ये डिस्क बाहर निकली हुई है, पूरी तरह से नसों के गुच्छे को दबा रही है. इस मरीज को किसी ने एडवाइस किया था सर्जरी, उसने ऑपरेशन से डर के 6 महीने तक सर्जरी नहीं करवाई. जब हमारे पास आए वो तो ऑलरेडी उनके पंजे में कमज़ोरी आ चुकी थी. ऐसे केसेस में अगर हम लेट सर्जरी करते हैं तो हम वो पंजा ठीक हो जाएगा की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने ब्रेन और नर्व्स को ऐसा बनाया है कि एक बार डैमेज हो गया तो रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं. तो बेटर है कि कमज़ोरी शुरू हो जाए उससे पहले इस रोग को ट्रीट किया जाए.
ये देखिए एग्जाम्पल, ये आपको और स्पष्ट तरीके से मैं दिखाना चाह रही थी कि ये आराम से अंदर नॉर्मल बैठी हुई डिस्क है, ये पीछे नसों का गुच्छा है। आप देखिए ये डिस्क बाहर निकल के ऊपर चढ़ गई है और ये नस को कितना बुरी तरह से दबा रही है। ये पूरी नस को इसने यहाँ पे टेढ़ी किया हुआ है, दबा दिया है। तो इन केसेस में अगर हम डर के मारे सर्जरी नहीं कराते हैं तो नस अवश्य खराब हो जानी है एंड दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ये रीढ़ की हड्डी में डिस्क निकली हुई है, नस को दबा रही है। और हमने इसकी सर्जरी की है। ये देखिए ये डिस्क है, ये इतनी बुरी तरह से दबा रही है। नॉन मेडिकल आंखें भी इस चीज़ को देख सकती हैं कि ये नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड है, नस है मोटी वाली, और देखिए ये डिस्क कितना बुरी तरह से दबा रही है। तो हम इसकी सर्जरी माइक्रोस्कोप से करते हैं और डिस्क निकाल के हम वहाँ पे प्लेट और स्क्रू और आर्टिफिशियल डिस्क बिठा देते हैं। यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स एंड ये पेशेंट्स 4 से 5 दिन में घर चले जाते हैं। तो न्यूरो सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें अब न्यूरो सर्जरी के शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है। वी टॉक अबाउट स्पाइन इंजरी, चोट लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में भारी वाली चोट लग जाती है। ये यंग सी लड़की 36 घंटे के बाद मेरे पास पहुंची है सर्जरी के लिए और आप देख रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पे आपको टूटी हुई नजर आ रही है। ये देखिए ये हड्डी लाइन में बैठी हुई है सब और ये हड्डी पूरी तरह से खिसक के पीछे नस को दबा रही है। ये हड्डी पीछे खिसक गई है। हमने इस पेशेंट की सर्जरी की। ये ऑपरेशन के समय का पिक्चर है और ये एक्सरे है। आप देख रहे हैं कि हम हड्डी का दबाव हटा के हमने स्क्रूज डाल दिए हैं, रॉड डाल दी है और तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में पेशेंट अपने आप चलने लग पड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, सूनर दी बेटर। अगर इसको 3-4 हफ्ते लगे तो इसलिए प्रोबेबली कि वो हमारे पास 36 घंटे लेट आई, लेकिन पेशेंट भी लकी और हम भी लकी कि फाइनली पेशेंट रिकवर कर गई। नहीं तो कई बार पेशेंट रिकवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे पास लेट आए हैं। कई बार होता है ये स्पाइन ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर सिर्फ ब्रेन में नहीं होता, स्पाइन में भी बन सकता है। ये देखिए एक इराकी पेशेंट हमारे पास आई थी, वहाँ पर उनकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी और ब्रेस्ट कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कैंसर का ग्रेड भारी होगा तो वो रीढ़ की हड्डी में स्प्रेड होने लगा था। यहाँ पे स्प्रेड होने की वजह से वो हड्डी आपस में खिसकने लगी थी। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें पूरा बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे ये 6 कट्स लगते हैं और हम ये बड़े बड़े स्क्रूज रीढ़ की हड्डी में ऊपर बिठा के इसकी बायोप्सी लेके और हम इसे रॉड से फिक्स कर देते हैं और फिर ये बायोप्सी के बेसिस पे यहाँ पे रेडिएशन लग जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। ज़रूरी भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कट लगा के सर्जरी करवानी पड़े। बहुत ज़्यादा एडवांसेस हो गए हैं न्यूरो सर्जरी की टेक्निक्स में। अब अगर रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए, वो हर लेवल पे हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में टीबी ये है जैसे हड्डी में हुआ है तो हड्डी गल गई है और पीछे रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको दबा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं टीबी की वजह से, सॉरी गो बैक, ये टीबी की वजह से बड़े बड़े मवाद के गोले बने हुए हैं। हमने इसकी सर्जरी की और ये मवाद निकाला, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ होती हैं मवाद के अंदर नहीं पहुँच सकती हैं। ये है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें टीबी की बीमारी हो गई है, उसमें मवाद भरा हुआ है। तो ये कुछ टीबी के केसेस हैं जिनमें सर्जरी करके मवाद निकालना आवश्यक है, तब जाके टीबी की दवाई उस पर असर करेगी। और टीबी की दवाई के लिए प्लीज़ मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस चाहे ब्रेन में हो, चाहे स्पाइन में या एल्सवेयर इन दी बॉडी, ट्यूबरक्लोसिस कैन बी क्योर्ड, इलाज है। लेकिन हमने कुछ बातें हैं जो याद रखनी है कि डॉक्टर से पूछे बिना हमने दवाई बंद नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू स्टॉप द ट्रीटमेंट ऑन योर ओन। अगर दवाई आपको सूट नहीं करती है प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर रही है इस सोसाइटी में। ठीक, थैंक यू।
आपने बताया ब्रेन के बारे में, ब्रेन का ट्यूमर, जी क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर काफ़ी लोगों में आज के समय में बढ़ भी रहा है, तो अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो कैसे कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है कि ये हमारा ब्रेन का ट्यूमर है, उस ओर बढ़ रहा है, तो कैसे इसके पहचानने का क्या तरीका है? वही हम बता रहे हैं कि अगर आपको रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है और आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको उल्टियां भी होने लगी हैं, आप सीटी स्कैन करा लीजिए, तो कई बार आज समाज में ये लगने लगा है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने ऐसे ही सीटी स्कैन लिख दिया है, तो इस तरह से हम वो सीटी स्कैन या इन्वेस्टिगेशन ना करा के हम उस चीज़ को टालते रहते हैं. दैट इज़ व्हाट कॉजेज द डिले. सो आई थिंक लेट अस हैव ट्रस्ट इन द डॉक्टर, एंड सीटी स्कैन दीज डेज इज नॉट अ बिग डील. सीटी स्कैन एक करा के अगर हम तसल्ली कर लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है, देन वी आर वेरी क्लियर. कई बार ये भी होता है कि सीटी स्कैन पे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो जाने के बाद भी समाज में इतना डर है न्यूरोसर्जरी के लिए कि डॉक्टर साहब हम ट्यूमर डायग्नोज हो गया है, हम सर्जरी फिर भी नहीं कराएंगे. वो 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर जब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तब हम सर्जरी कराने तो आने ही वाले हैं. तो बेहतर नहीं है कि हम 1 या 2 सेंटीमीटर ट्यूमर के साइज में सर्जरी करा लें. वी कैन गिव बेटर रिजल्ट्स देन. अच्छा, रिकरिंग दर्द में भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर की एक ओर दर्द हो रहा है, दूसरी ओर नहीं, तो ये दर्द के भी कितने प्रकार हैं, तो उसमें कौन दर्द है जो इस ओर इंगित करता है कि ताकि आप ट्यूमर की ओर इंगित करता है? जी, आमतौर पे जो आप हमें बता रहे हैं कि हाफ साइडेड हेडेक विच इज कॉल्ड अ हेमिक्रेनियल माइग्रेन हेडेक और अ वैस्कुलर हेडेक, उसका ये है कैरेक्टरिस्टिक है कि यूजुअली अकर्स इन अ यंगर एज ग्रुप, टीन एज में होता है, एंड फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है. कई फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या डाइटरी फैक्टर्स जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं. ट्यूमर का जो हेडेक होता है वो बड़ा एटिपिकल सा हेडेक होता है. इट डजंट फॉल इनटू अ कैटेगरी जो हाफ साइडेड हेमिक्रेनियल हेडेक होगा, रिकरेंट वॉमिटिंग होंगी, सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा, आंखों का आपने चेकअप करा लिया, साइनसेस का चेकअप करा लिया, इन दोनों से काफ़ी बार हेडेक होता है. सो वंस यू हैव रूल्ड आउट दैट और हेडेक आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, then it is much better to visit the specialist and see that whether they want it to be investigated or not. ओके, सुबह मतलब 5-6 बजे के बाद या 2-3 बजे? अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है आमतौर पे हेडेक ट्यूमर का. ओके, उसके साथ वोमिटिंग की भी टेंडेंसी? जी जी. ओके, तो वोमिटिंग का भी लोग बताते हैं कि वोमिटिंग भी देखने का, अगर एक वर्टिकल और एक प्रोजेक्टियल. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज क्लासिकल ऑफ रेज्ड प्रेशर इन द ब्रेन. वो चाहे ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, हेमरेज है, इट कॉजेज अ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. बट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज क्लासिकल ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा. सो ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा तो ही इन्वेस्टिगेट करेंगे. वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. ओके, हेडेक अर्ली मॉर्निंग में हेडेक और वोमिटिंग की टेंडेंसी हो तो आप जरूर न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं जी. और तब जाकर अगर सीटी स्कैन करने के लिए सलाह देता हूँ, सीटी स्कैन करें. जी जी. सीटी स्कैन भी एक कंट्रास्ट और एक जनरल सीटी स्कैन है, तो इसका क्या फंक्शन है, दोनों में क्या? आपने अगर प्लेन सीटी स्कैन, आपको डायग्नोज करना है कि कोई मोटी मोटी प्रॉब्लम तो नहीं है, इन द सेंस दैट देयर इज अ बिग ट्यूमर या पानी का कलेक्शन है या हेमरेज है, देन ओनली प्लेन सीटी स्कैन इज इनफ. बट वंस यू सी दैट यू वांट टू रूल आउट कि ट्यूमर नहीं है, देन कंट्रास्ट दिए बिना नहीं पता चल सकता कि ट्यूमर नहीं है. ओके, सो अगेन आई थिंक वी विल लीव इट टू द स्पेशलिस्ट टू डिसाइड. अपने आप से ना किसी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ने ना पेशेंट ने डिसाइड करना चाहिए कि मुझे प्लेन स्कैन कराना है या कंट्रास्ट स्कैन कराना है. ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे क्योंकि वो जानते हैं क्या टेस्ट करना है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और डाउट भी नहीं करना कि अगर प्लेन सीटी स्कैन या कंट्रास्ट सीटी स्कैन. बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैम, अब आते हैं हम लोग एन्यूरिज्म के बारे में. आपने बताया जी. तो एन्यूरिज्म खास करके जब ब्लड प्रेशर अधिक या कम हो तो उसके कारण होता है, या ऐसे भी एन्यूरिज्म हो सकता है? एन्यूरिज्म पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, एंड इट इज सेड दैट धीरे धीरे करके जो एन्यूरिज्म का एक लेयर डिफेक्टिव होता है आर्टरी में, तो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बढ़ता है, तो वो जहाँ डिफेक्ट होता है वहाँ से वो आर्टरी बलून करना शुरू कर जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म. ओके, तो इसका साइज है? हाँ, it can be from few millimeter to 2.5-3 centimeter. Beyond 2.5 centimeter are called giant aneurysms. ओके, कितना तक सेफ है, कितना mm? Nothing is safe.
nothing is there. Yeah, it has to be decided by the specialist किस एज में किस साइज का एन्यूरिज्म किस लोकेशन पे है, कौन सी आर्टरी पे है. So it is very complicated to explain it to the society. If it is an aneurysm, the final decision should be taken by a neurosurgeon. Whether कई पेशेंट्स में एक्चुअली हेमरेज से पहले पकड़ा जाता है. आमतौर पे जैसे हमने अभी आपको एडवाइस किया कि हाँ हमने हेडेक के लिए सीटी स्कैन किया, उसमें अगर एन्यूरिज्म का हमें डाउट लगा, किसी वजह से हमने एंजियोग्राम करवाया, उसमें एमआर एंजियोग्राम में एन्यूरिज्म दिख गया, दोज आर कॉल्ड इंसिडेंटल एन्यूरिज्म, जो कभी फटा नहीं है, बट देयर इज अ रिस्क दैट इट विल रप्चर. So probably depending upon the age of the patient and the location of the aneurysm, we will decide whether we want to leave behind and observe for the incidental aneurysm or we want to tackle it. अब 70 साल की एज में अगर मेरे पास 2 मिलीमीटर का एन्यूरिज्म डायग्नोज होगा पेशेंट में, तो I would rather explain the risk and treat conservatively, because the risk with the treatment, if it is more than the risk leaving behind, then rather treat it conservatively. Okay, what about 8 mm? 8 mm? Yeah. Again, I said In it will 80 years. 7-8 mm. It will depend. What is the location? If it is in the posterior circulation, then one can go in for coiling, which is relatively safer as compared to clipping. Most of the incidental aneurysm first should be attempted for coiling rather than clipping. Okay. खास करके जो ब्रेन और नर्व की बीमारी लोग रूल आउट करता है कि नहीं हो में नहीं है, तो कौन से ऐसे बॉडी का बिहेवियर या बॉडी विल मतलब पहचान सके कि ये हो सकता है नर्व की बीमारी है या कुछ और कारण के या ब्रेन की बीमारी है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कॉमन सिम्टम्स हैं. आई थिंक मैंने अपने हर डायग्नोसिस के साथ शायद हाईलाइट किया कि अगर दौरा है, हाथ पैर में कोई झंझनाहट है, कोई लकवे की असर है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो किसी भी नॉन मेडिकल पर्सन को भी पता चलेंगे कि हाँ ये दिमाग से निकल रहे हैं या तो ये नसों की दिक्कत से निकल रहे हैं. पैर में एक नस के अलोंग रेडिएट करता हुआ पेन जा रहा है, विच इज कॉल्ड सायाटिका, सो दैट वन नोज दैट यस इट इज अराइजिंग फ्रॉम द नर्व. ओके जी. और कुछ जैसे दबने के बाद भी कुछ झुनझुनी के बात करें, झुनझुनी होता है जी, तो लोग बोलता है कि नस दब गए इसलिए हो गए. वो ट्रांजिएंट एक एपिसोड हो गया. देखिए कोई भी कंप्लेन जो आपको रिपीटेडली परेशान कर रही है नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन. एंड इफ इन केस लाइक आप हाथ चेयर पे रखते हो, कोहनी के पीछे नस दब रही है जिसकी वजह से झंझनाहट हुई, आपने हाथ सीधा किया, झंझनाहट चली गई, सो ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम व्हिच नीड्स अ विजिट टू द डॉक्टर. या ऐसे ऐसे करने से ठीक हो गया तो दैट इज एंड इट इज नॉट अकरिंग रिपीटेडली. ये है कि कभी महीने में एक बार हो गई, हमें खुद ही पता चल गया कि हाँ हमने हाथ टेढ़ी पोजीशन में रख के हम बैठ गए थे इसलिए हो रहा है, देन आई थिंक दैट डजंट नीड इन्वेस्टिगेशन. ओके. आजकल नेक के पास भी बहुत समस्या होती है. नेक का जो नर्व है वो कैसे फंक्शन करता है और क्या वहाँ पर के बीमारियाँ हो सकती हैं? सर्वाइकल का जो स्लिप डिस्क है या स्पॉन्डाइलोसिस है, इट इज दीज डेज अकरिंग मोर विथ ऑफ कोर्स द कंप्यूटर प्रोफेशनल. आपने देखा अगर मुझे लैपटॉप पे काम करना है तो मैं आमतौर पे पूरा टाइम गर्दन ऐसे झुका के बैठी रहूंगी जब मुझे काम करना है. सो द वेयर एंड टेयर ऑफ द नेक इंक्रीजेस. तो वहाँ पे सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड है इन रीढ़ की हड्डी के अंदर. उस रीढ़ की हड्डी में से 16 नर्व्स निकल रही हैं जो हाथ की तरफ जा रही हैं. सो जब कभी भी डिस्क में चेंजेस आएंगे या हड्डी में चेंजेस आएंगे तो दे विल प्रेस अपॉन द नर्व. उससे पहले तो मसल में अकड़न आ जाएगी. आमतौर पे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, डॉक्टर साहब हमें गर्दन में पीछे दर्द होता है या सिर में दर्द होता है, तो ये मसल्स जो हैं वो यहाँ अटैच्ड हैं. तो इसलिए जब गर्दन की भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सिर दर्द, यहाँ तक सिर दर्द हो सकता है. देन चक्कर आ सकते हैं, हाथों में पेन रेडिएट कर सकता है, झंझनाहट हो सकती है हाथों में. सो दिस इज सर्वाइकल. बट मैं एक जो डर है जो मैं कम करना चाहती हूँ समाज के अंदर, ये है कि लोग सुनते हैं डॉक्टर साहब अगर हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के साथ न्यूरोसर्जन के पास चले गए तो उसने सर्जरी ही कहनी है. ऐसा नहीं है. ओनली 10 to 15% ऑफ स्लिप डिस्क दे एक्चुअली नीड सर्जरी. वो वेयर एंड टेयर प्रोसेस है. फिजियोथेरेपी, रेगुलर नेक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, आप कुछ दवाइयाँ लेंगे तो वो पेन का एपिसोड वहीं खत्म हो जाएगा. हो सकता है आप 10 साल तक मेरे को चेहरा भी ना दिखाएं कि डॉक्टर साहब दर्द दोबारा आया है. सो डोंट बी स्केर्ड कि आपको एक एपिसोड हुआ है सर्वाइकल का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पास बार बार आते रहेंगे. ऐसा नहीं है. एंड नॉट दैट यू विल एंड अप इन सर्जरी, नॉट ऑलवेज. ओके.
आजकल L3 L4 में स्पेसिंग कम का भी शिकायत आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे पहचान? Same with lumbar. L3, L4 is what? Low back, and C3, C4 is cervical. C, and this is lumbar. So L3, 4 and 4, 5 are the commonest site where the disc bulge occurs because जो body का load है, it is maximum impact is at that level. So L3, 4, L4, 5 you commonly hear कि disc bulge हो गया, disc बाहर निकल आई है. Again, even in lumbar, very few patients जब नस दब गई है, डिस्क अपनी जगह से निकल के बाहर टुकड़ा आ गया है, तो ही आपको सर्जरी करके उसको निकालने की ज़रूरत है. अदरवाइज दैट कैन बी ट्रीटेड विथ about 4 to 6 weeks of conservative medical treatment along with the physiotherapy. ओके मैम, स्पाइन या नर्व सिस्टम के लिए एक्सरसाइज, जैसे तो एक्सरसाइज लोग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ पार्टिकुलर एक्सरसाइज जो जिससे नर्व्स बॉडी का और ब्रेन का नर्व्स ठीक रह सके या फ्लेक्सिबिलिटी? I think a lots from India is being spoken about yoga, and that is what is necessary. आजकल क्यों हो रहा है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में, दे आर दी वन हु डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स. अगर कोई अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपने योगा के लिए टाइम निकाल ले, तो मसल्स विल रिमेन स्ट्रांग, द जॉइंट्स विल रिमेन स्ट्रांग, एंड द वेयर एंड टेयर विल डिक्रीज. ओके, तो योगा इज द बेस्ट फॉर द? या, इट इज वेरी गुड. आई वुड से रियली वेरी गुड. ओके, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर? I think only yoga specialists can comment on that better. Yeah, that is true. But as a neurosurgeon, you might have come across the patient, person who are doing such yoga. Recovery gets faster after doing yoga. Actually, I think I come across the patients wherein हमें ये ज़्यादा डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है. Yes. क्योंकि आप रियली देखिए, पेशेंट को इतने समय से पेन हो रहा है, अगर डिस्क की वजह से हो रहा है तो सर्टेन ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज नहीं करनी है, और स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से हो रहा है तो ऑपोजिट ग्रुप की एक्सरसाइज नहीं करनी है. सो दैट्स व्हाई अब हमारा जो मेडिकल साइंस है ना, वो एक टीम अप्रोच की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर मैं एज ए न्यूरोसर्जन 10 क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ, तो बाकी के 10 क्वेश्चन मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे भी छोड़ूंगी, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट, एंड वी शुड हैव अ टीम अप्रोच टुवर्ड्स दीज डिजीजेस, विच इज एक्चुअली वर्किंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड. कि वहाँ पे रिहैबिलिटेशन के लिए भी अलग पर्सन है, फिजियोथेरेपी के लिए भी अलग पर्सन है, एंड दे आर एक्सपर्ट इन देयर ब्रांच, इन देयर सब्जेक्ट. हमारे यहाँ है कि वो एक ही बंदा सब कुछ करने की कोशिश करता है, दैट कैन नॉट गिव अ गुड रिजल्ट. ओके, सो जो जनरल योगा का जो आसन या प्राणायाम बताते हैं, वो लोगों को फॉलो करना चाहिए. जी, आई थिंक दैट मेंटेन्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स बोथ. ओके, so now we come to the children, because you're talking about the children who falls down from the bed and they get injury. जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ ना हुआ, ठीक हो गया, तो उसमें क्या देखना चाहिए? अगर कोई गिर गया बच्चा ऊपर से नीचे, तो क्या देखना चाहिए उस समय, क्या अप्रोच होना चाहिए? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. आई थिंक मैंने जितनी भी मीटिंग्स में ये कहा भी है, तो इवन MBBS लेवल के डॉक्टर्स भी हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हर फॉल के बाद तो सीटी स्कैन नहीं करा सकते ना, और ना ही मैं एज ए न्यूरोसर्जन कहती हूँ कि हर फॉल के बाद कोई सीटी स्कैन होना चाहिए. नो अननेसेसरी रेडिएशन शुड बी गिवन टू द चाइल्ड अनलेस एंड अनटिल इंडिकेटेड. तो उसमें अगर बच्चा गिरता है, माँ बाप को वार्निंग सिम्टम्स समझाना, ये है डॉक्टर की ड्यूटी. कि आपका बच्चा गिरा है, ऑब्वियसली गिरने के बाद कुछ समय तक चिड़चिड़ा रहेगा, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि बच्चा चिड़चिड़ा होके सो गया. हाउ डू यू नो कि वो सो गया है या अनकॉन्शियस हो गया है? सो व्हाट आई वुड रियली वांट द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड इज कि बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, गिरने के बाद बीच बीच में पेशेंट को जगा के उसका कॉन्शियसनेस लेवल देखते रहना जरूरी है. अगर पेशेंट को, बच्चे को वॉमिटिंग्स हो रही हैं आफ्टर द फॉल, देन पेशेंट हैज टू गो टू द हॉस्पिटल. अगर वॉमिटिंग्स नहीं हो रही हैं, कोई फिट नहीं पड़ी है, नाक कान से कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, और बच्चा फुल्ली कॉन्शियस है, सिर्फ थोड़ा सा इरिटेबल है इनिशियल स्टेज में, these patients they just need to be closely observed by the parent. और मैं मदर और फादर को हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर पकड़ पाएगा, उससे पहले तो माँ बाप पकड़ लेंगे कि मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है. nobody knows better than what you know about your child. तो ये 2-3 चीजें के ये वार्निंग सिम्टम्स समझा के कि रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है या आपको बीच में बच्चा डल लगने लगा है, देन प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, डोंट डिले. ओके, सो पहला तो इमीडिएटली कॉन्शियस है कि नहीं, ये चेक करते रहना चाहिए. उसके बाद ये देखना चाहिए कि वोमिटिंग की टेंडेंसी आ रही है या वोमिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
या डलनेस कुछ दिनों के बाद, या इमिडिएटली फिर आना? इमीडिएटली यूजुअली 48-72 आवर्स में तो डलनेस दिख ही जाएगी। ओके, तो इमिडिएट उसका नज़र आ जाएगा कि जी, है कि नहीं। जी जी। ओके, तो ये तो बच्चों का हुआ। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो आप सिटी स्कैन करा लें, या ये भी कोई है कि कितने ऊंचाई से गिरे तो सेफ है? नहीं, उससे इट इज द एंगल ऑफ द फॉल आल्सो। हमारे पास बच्चे आए हैं जो बेड पे से गिर के विद इन 6 आवर्स दे हैड अ ह्यूज क्लॉट, and I have so many patients who have had a fall from second and third floor and they were absolutely all right. So it all depends on the angle at which they fall and the impact on the skull. Okay. So the height just cannot decide whether there is a severe injury or not inside. Okay. एंगल में जैसे एंगल इधर से कैसे गिरेगा तो नहीं, ऐसा पर्टिकुलर एंगल nobody can decide actually. So यहाँ पर भी क्योंकि उस समय तो पता चल जाता है जिस समय बच्चा गिरता है यहाँ चोट लगा है या यहाँ चोट लगा है। असल में अगर ऐसा है कि पेशेंट एक एंगल पे गिरा, चोट यहाँ लगी है, लेकिन जो अंदर स्कल का सरफेस है वो बड़ा रफ सरफेस है, तो जब आपको चोट यहाँ लगी है, अंदर का ब्रेन ऑपोजिट साइड जाके टकराता है, जिसे हम काउंटर को इंजरी कहते हैं। सो इट कैन कॉज अ सिवियर इम्पैक्ट एज वेल। आपको बाहर की चोट यहाँ नजर आएगी, क्लॉट यहाँ नजर आएगा व्हेन यू डू अ सीटी स्कैन, व्हिच इज कॉल्ड अ काउंटर को इंजरी। ओके, सो ज़्यादा होने पर सीधा वो डॉक्टर्स के दिखाएं। और डॉक्टर्स में भी न्यूरोलॉजी सबसे ज़्यादा फैमिली के लिए जानना ये ज़रूरी है कि कौन से सिम्टम्स में आप डॉक्टर के पास जाओगे, जो कि मैंने अभी स्ट्रेस किए हैं, नॉट द हाइट ऑफ द फॉल। ओके जी। अब कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे हाथों के तलहथी में या पैर के नीचे कभी कभी मॉर्निंग में या कभी इस समय नंबनेस जी का शिकायत आता है, तो वो किसका है? वो नर्व की बीमारी है? नर्व की बीमारी है, आमतौर पे डायबिटिक या थायराइड वाले पेशेंट्स में होती है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ओके, या तो क्या है? मेनली नर्व के अंदर स्लोली वैस्कुलर चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व फाइबर्स में जो कंडक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, which is mainly and rightly treated by a neurologist. The neuropathy should be treated by a neurologist, not by a neurosurgeon, because उसमें सर्जरी तो करनी नहीं है। एक महिलाओं में खासकर वेरिकज वेन का शिकायत है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूरोसर्जरी। कई बार हमारे पास गलती से पेशेंट वो आ भी जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये नसें हैं, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ 3 तरह की नसें हैं जो आमतौर पे सोसाइटी समझती है कि ये सभी नसें हैं। 2 हैं ब्लड वाली नसें, वन इज आर्टरी, वन इज वेन। द आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड वेन ब्रिंग्स बैक द ब्लड। दीज आर 2 नसें जिससे मैं कहूंगी जो न्यूरोसर्जन के प्रीव्यू में नहीं आएंगी। ओके, आर्टरीज एंड वेन। जी, दिस द थर्ड टाइप ऑफ द नर्व व्हिच कैरीज द सेंसेशन एंड द पावर फॉर द मसल मूवमेंट। Those nerves are to be treated by a neurologist or a neurosurgeon. ओके, काइंड ऑफ जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेस जो कैरी, इलेक्ट्रिकल करंट जो कैरी करके जाती हैं, दैट्स अ राइट वर्ड। ओके, दैट फॉल्स अंडर द न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जन। जी जी। ओके, एंड व्हेन द थिंग्स रिलेटेड विथ आर्टरी एंड व्हेन हु विल ट्रीट द vascular surgeon, rightly said a vascular surgeon. Okay, vascular surgeon. Okay, so what is the disease related with that artery and vein? As you said, the varicose veins, there can be aneurysms in the peripheral arteries also. मैंने आपको सेंट्रल की ब्रेन की आर्टरीज में एन्यूरिज्म बताया है जो हम ट्रीट करते हैं। पेरिफेरल आर्टरीज में होगा तो वैस्कुलर सर्जन, द कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स, दे आल्सो हैव अ ट्रेनिंग इन द वैस्कुलर सर्जरी, सो दे हैंडल दैट। Okay, but under the brain, if there is a aneurysm, neurosurgeon will treat. Okay, sorry. Elderly people को देखते हैं कि रात में या मॉर्निंग में sometimes they become unconscious or they fall down. So why it is so? There are various causes for becoming unconscious. That has to be little very specific कि कैसे unconscious patient hospital ना जाए डॉक्टर को दिखाने. That happens only in our country, I would say. In Western world it would not happen. No, just fall down. No, if unconscious हुए तो डॉक्टर के पास जाना अमरिंदर जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We have to investigate. In a way it is warning from God कि आपको चक्कर आए, आप बेहोश होके गिर गए. So there is some cause causing it.
वी हैव अ टेंडेंसी दैट वी विल वेट, लोग अच्छा कहते हैं- गिर के अनकॉन्शियस हो गए ना, फिर थोड़ी देर में तो डॉक्टर साहब कॉन्शियस हो ही गए थे, तो इसलिए हम नहीं गए डॉक्टर साहब के पास, दैट्स अ मिस्टेक। नहीं, लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर अधिक हो गया इसलिए। जो कुछ भी हो गया, लेट अस, अगर अधिक भी हो गया तो उसको भी तो ट्रीटमेंट चाहिए ना। दैट्स अ वार्निंग फ्रॉम द गॉड दैट दिस इज अ माइनर सिम्टम, प्लीज एक्ट बिफोर अ मेजर सिम्टम अकर्स। सही है कि नहीं? हाँ सही है। भगवान वार्निंग दे रहा है, हम उस वार्निंग को लेना नहीं चाहते हैं, एंड देन वी कंप्लेन कि भगवान ने हमें बड़ी दिक्कत में फंसा दिया। दैट इज बिकॉज वी डिडंट एक्ट व्हेन ही गेव अस अ वार्निंग, राइट? तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो उन्हें जाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें खास करके एन्यूरिज्म, ट्यूमर, इसको छोड़कर और क्या ब्रेन के बीमारी हो सकता है? हेड इंजरी एक तो जो मैंने आपको कन्वे हेड किया, इंजरी, which is a real message that I want to convey to the society to follow the rules so that head injury doesn't occur. हेड इंजरी, It's a huge message that I have given. हेड इंजरी के बाद तो ऐसे लोग कंसल्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें द सूनर इज द बेटर। होना ही नहीं चाहिए इज बेटर। हाँ वो तो ठीक है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और वो वाकई में हम ही रिड्यूस कर पाएंगे। हम जब एक कंसेप्ट समझ लें कि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए बने हैं, ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं, जब हम ये बात समझ लेंगे ना, हमारी हेड इंजरी 50% कम हो जानी है हमारे देश में। ओके। एक जो टेंडेंसी है लोगों में कि हेडेक हुआ तो डिस्प्रिन या और जो गोली लेते हैं तुरंत, उसको क्या करना चाहिए? If your frequency of headache requires more than 2 to 3 Crocin in a week, then I think it is better that let doctor write the prescription for you. या once in a while अगर आपको हफ्ते में एक बार हेडेक हो गया, आपको पता है आज मैं जल्दी उठा था, नींद नहीं हुई थी, खाना नहीं खाया था, I had to skip the meal, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको हेडेक हो रहा है, it's okay if you have taken a paracetamol, not a problem. ओके। Yeah. अगर 2-3 से ज़्यादा वीक में हो तो कंसल्ट द डॉक्टर। Then there is some reason. Either there is a organic reason or you need to modify your lifestyle. Your lifestyle is not right. ओके। सो जनरल फिजिशियन को पहले दिखाएं। जी। Then he should go to the neurology या neurosurgery. Yeah, even going to a neurologist these days, super specialist के पास जाते हैं, directly neurologist या neurosurgeon के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब headache, because they understand the headache better maybe. Okay. Yeah. So maximum 1 week time. या अगर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है तो फिर दिखा देना बेहतर है, चाहे कुछ ना निकले तो उससे खुशी होनी चाहिए। अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट मेक यू अपसेट कि डॉक्टर साहब पैसा उसमें खर्च हो गया, टेस्ट तो नॉर्मल निकला, सो व्हाट, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी कि आपको कोई मेजर बीमारी नहीं निकली? राइट। सो हेड इंजरी, हेडेक, ब्रेन ट्यूमर, एन्यूरिज्म, दीज 4 आर मेन डिजीज। ब्रेन इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा, टीबी से हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, दीज आर ड्रेडेड इन्फेक्शंस and not much can be done as far as the prevention is concerned, but yes, right treatment is must. और usually drowsy state में बहुत high grade fever है, सिर दर्द और vomiting के साथ, तो then diagnosis of meningitis has to be ruled out and doctors often do it. ऐसा नहीं है कि मिस हो जाते हैं। हाई डिग्री फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद सिवियर हेडेक एंड रिकरेंट वॉमिटिंग्स, बच्चा डल लगने लगा है, कोई एडल्ट है जो डल लगने लगा है, तो देन व्हाट डॉक्टर्स दे डू इज रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के टेस्ट करते हैं। okay. और उसमें इन्फेक्शन पकड़ा जाता है। इट कुड बी अ ट्यूबरकुलर, इट कुड बी अ नॉन ट्यूबरकुलर ऑल्सो। हमारे देश में टीबी मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ कॉमन डिजीज टू अकर। या लेकिन अभी तक तो टीबी को लोग मानता था कि ये चेस्ट का ही डिजीज है। ना, इट कैन वेरी मच अकर। मैंने रीढ़ की हड्डी के आपको इतने एग्जांपल्स दिखाए, वो मेरे अपने पर्सनल केसेस हैं। ऐसा नहीं है आई हैव टेकन इट, आई मीन आई वांटेड टू शो इट दैट TB even in spine can affect all the levels, even in brain it can affect all the levels. It can occur brain की पानी की सिस्टम में TB हो सकता है, ब्रेन की थैली में TB हो सकता है, ब्रेन के अंदर TB का फोड़ा बन सकता है। So TB can occur at all the levels in the nervous system. Okay. So TB में है कि रेगुलर आप 6 मंथ या 8 मंथ का जो कोर्स है वो करें? Yeah, it all depends. बोन की TB है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो there are patients whom we have given a treatment of 2.5 years on 2 drug AKT. So best person to decide किसमें कितनी AKT मिलनी है is the right person is the doctor who is treating. Okay. So ब्रेन रिलेटेड इतने हो गया, स्पाइन से रिलेटेड एक तो C3 C4 हुआ, दूसरा L3 L4,
एंड डॉर्सल में भी हो सकता है, जो बीच का हिस्सा है उसे डॉर्सल स्पाइन कहते हैं। ओके और उसमें भी टीबी की बीमारी भी हो सकती है। जो मैंने आपको चोट वाला केस दिखाया था वो रीढ़ की हड्डी में डॉर्सल लेवल पे हुआ था, तो चोट वहां पर लग सकती है। कम कॉमन है, लेकिन हाँ वहां पर भी डिस्क की बीमारी होती है। ओके जी तो भी है। तो और इस सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इन फॉर दैट योगा एंड आसन। जी बिल्कुल, रेगुलर एक्सरसाइजेज आर मस्ट। हम कहते हैं हमें हमारे लिए ही टाइम नहीं है। वॉकिंग कितना हेल्प करता है? really helps. There are people, there are studies that they say कि आप daily 40 मिनट brisk walk करिए, it's a very good form of exercise. Outdoor exercises करिए, much better than doing indoor treadmill and all. कुछ fresh oxygenation मिलेगा, will make you feel better. ओके लेकिन So there are various thoughts on it. Very very controversial topic कि कौन, but the agreed upon is कि exercises are must. Yeah. वो जो 40 मिनट का वॉक है, कोई जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही, इवनिंग में भी ना कर कोई सकते बात नहीं। हाउस वाइफ है, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो हमारे लिए टाइम नहीं है, सुबह बच्चों को भेजना होता है, टिफिन बना के देना होता है। I said it's okay, you go in the evening, टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। और एक्चुअली मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ में टाइम निकालना हो तो हर चीज़ के लिए निकल आता है। यू नीड अ विल फॉर दैट। राइट। और खान पान का क्या असर है? आजकल लोगों का कहना है कि अगर ड्राई फ्रूट से अखरोट अगर खाएं तो उससे ब्रेन ठीक रहता है, तो उसके लिए डाइट पर आपके नो ऑन एक्चुअली आलमंड्स देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज बादाम पे कि इट रियली हेल्प्स। एंड देन इवन इन राइस देयर इज विटामिन B1, थायमीन है जो ब्रेन को हेल्प करता है। सो देयर आर डाइटरी फैक्टर्स दैट रियली हेल्प। तो आलमंड्स बट ऐसा नहीं है कि एक चोट लग गई है उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि डाइट देने से कोई ब्रेन का टिश्यू वापस आ जाएगा, तो सच स्टडीज आर नॉट येट अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, बट ऐसे अगर रेगुलर डाइट में आलमंड को इंक्लूड किया जाए तो इट विल हेल्प। सो इसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? On an average, I don't think, because there is a content of fat also inside. Okay. So I would believe that not more than 8 to 10 seeds in a day, if that's you are taking other fats also in a day. ऐसा नहीं है कि आपने एक बोल भर के खिला दिया, so that should not happen. Overeat तो कोई भी चीज सही नहीं है ना। So on average 4 जी 4 is fine. कुछ उसमें भी करना है कि पानी में डालकर रात में छोड़ दें, उसके बाद फिर नो आई डोंट थिंक देयर इज। ये सब घरेलू वो हैं कि हाँ विंटर्स में हमने ये खाना है, समर्स में हमने ये खाना है। सो आई डोंट थिंक न्यूरोसर्जन इज द राइट पर्सन टू आंसर ऑन दैट। ओके, बट आलमंड इज बेस्ट फॉर द ब्रेन। ओके, और स्पाइन में भी यही काम करेगा। वी हैव अ गुड कैल्शियम कंटेंट आल्सो इन वेरियस फूड। स्पाइन के लिए जो कैल्शियम की एक डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आमतौर पे बच्चों में पर्टिकुलरली इन मेट्रोज यू सी कि उनको सन एक्सपोजर ही नहीं है। सो कॉमनली व्हाट यू सी इन दीज पेशेंट्स इज विटामिन डी डेफिशिएंसी व्हिच कॉजेज बोन पेन। ओके, आपने देखा होगा यंग एज में 15-16 साल की लड़की आके कहेगी डॉक्टर साहब ये ना कमर का दर्द जा नहीं रहा, आप MRI भी कराओगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। That is because they are depleted of vitamin D. Vitamin D कहाँ से मिलता है बेस्ट फॉर्म में? इज सन रेज तो है ही नहीं आजकल, जगह कहाँ है, खुली जगह कहाँ है बैठने के लिए। राइट। तो लास्ट क्वेश्चन, जो ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशन रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके साथ हम लोग आज के कैसे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, किसी भी सर्जरी, रीढ़ की हड्डी या ब्रेन की सर्जरी के बाद क्या? वो बड़े स्पेसिफिक हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी पेशेंट कि आपने अगर स्क्रूज डाले हैं तो इतना समय नहीं आपको वजन उठाना है। हमारे जो गलत तरीके से झुकने के तरीके हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे जोर डालते हैं, सो दे आर अगेन वेरी वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द सर्जरी दैट हैज बीन डन। ओके, सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को ही खत्म करते हैं और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर सोनल गुप्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।